ये पेठा व्यवसाय बिल्कुल ख़त्म हो गया। जूता व्यवसाय तो देश में सबसे बड़ा आगरा में हुआ करता था। ज़्यादातर यहाँ का जूता सब एक्सपोर्ट हुआ करता था। आज उन लोगों से आप बात करिए, वो बताएंगे इस हकीकत को कि जो लोग वहाँ पर छोटे छोटे मजदूर काम करते थे, आज वो घरों पर बैठे हैं। विपक्ष को लाने के लिए कर रहे हो तो ये कहीं भी ये बेतुकी बातें हैं। 6 मांगे लाभ का, चाहे केंद्र सरकार की या प्रदेश दोनों की बात करें, इन्होंने रेलवे को बेच दिया, इन्होंने एयरपोर्ट्स बेच दिए, इन्होंने जितनी भी सरकारी संस्थाएं थीं उन पर अपना कब्जा कर लिया। प्राइवेटाइजेशन की तरफ पूरे देश को और प्रदेश अगर पूछा जाए ना अखिलेश यादव जी से, अपने भाई भी बच्चों के साथ में बात करते होंगे तो वो भी कहते होंगे कि बाबा की सरकार ही अच्छी है। हालांकि मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। जो जुमलेबाजी थी उससे आज जनता जागरूक हो चुकी है और पूरे देश में बदलाव के लिए क्या फ़ायदा। 100 की जगह 200 का तेल तो यूज हो रहा है। 20 रुपये किलो की जगह टमाटर 80 रुपये तो खा रहा है। बीमारी होने पे ऐसे हॉस्पिटल में 10 रुपये। वो आगरा में एयरपोर्ट की मांग कर रहे हैं। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी की बात अपना उत्तर प्रदेश के साथ। पहले तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है, अभी जाकर फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ अभी हम आगरा में मौजूद हैं। कुछ लोग मिले हैं हमें यहाँ रास्ते में, तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर 2022 में आने वाले चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है आगरा में लेकर। सर, अपना नाम बताइए। गौरव शर्मा। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, PhD के स्टूडेंट हूँ। क्या लगता है इस बार आगरा में किसकी लहर दौड़ रही है? देखिए, आगरा नहीं पूरा देश और प्रदेश इस समय बदलाव के लिए तैयार है। जिस तरीके से 2014 से इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी की, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लोगों ने बढ़ चढ़ कर इनको समर्थन किया, लेकिन इनकी जो जुमलेबाजी थी उससे आज जनता जागरूक हो चुकी है और पूरे देश में बदलाव के लिए। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो जो देश की सरकार का हाल है उससे भी बदतर हाल उत्तर प्रदेश की सरकार है। चाहे आप कानून व्यवस्था ले लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र ले लीजिए, कृषि का क्षेत्र ले लीजिए। जिस तरीके से यूपी में सरकार बनाई और इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए, आज वो सब दावे फेल हो चुके हैं। ये सिर्फ जुमलेबाजी की और धर्म के नाम पर बांटने की सरकार चलाते हैं। और पूरा उत्तर प्रदेश इस समय आगामी विधानसभा चुनाव में इस सरकार को पलटने का काम करेगा। जैसा कि आपने बताया शिक्षा के विषय में, तो मैं आपको बताऊं कि अभी यहाँ पे 32 या 33 मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं। उसके बारे में क्या कहना है? वो भी तो आखिर शिक्षा को प्रमोट करने का एक उपाय है। अभी खुले नहीं हैं, खुलेंगे। अब वो कब खुलेंगे? जिस तरीके से पिछली सरकारों के कामों का ये फीता काटते हुए आए हैं, क्या इसी तरीके से खुलेंगे या ये अपनी सरकार में ही उन चीज़ों का उद्घाटन कर देंगे? इन्होंने कभी कुछ बनाया नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश को और प्रदेश को बेचने का काम कर रहे हैं। बाकी जो सरकारों ने काम किया था इस देश को, इस प्रदेश को ऊंचाइयों तक ले जाने का, ये सब उस काम को बेच रहे हैं। बाकी इन्होंने कभी कुछ नहीं बनाया है। योगी जी का कहना है कि फीता काटने का काम वो बहुत पहले से करते आ रहे हैं, नई नई चीज़ों को इनोवेट कर रहे हैं, लेकिन लोगों को जानकारी आज मिल रही है क्योंकि विपक्ष उसे दर्शा आज रहा है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनका काम यही था जब ये विपक्ष में थे कि जिस तरीके से कुछ चीज़ों को ये बड़ा चढ़ाकर दिखाते थे, आज जब इनकी चीज़ों को कमियों में लोग दिखा रहे हैं या विपक्ष दिखा रहा है, तो अब इन्हें बुरा लग रहा है। आप चाहे केंद्र सरकार की या प्रदेश दोनों की बात करें, इन्होंने रेलवे को बेच दिया, इन्होंने एयरपोर्ट्स बेच दिए, इन्होंने जितनी भी सरकारी संस्थाएं थीं उन पर अपना कब्जा कर लिया। प्राइवेटाइजेशन की तरफ पूरे देश को और प्रदेश को ये धकेल रहे हैं, जो आगामी हमारी जो पीढ़ियाँ आएंगी या हम भी आगे कुछ सालों बाद देखेंगे, ये बहुत घातक सिद्ध होने वाला है जिस तरीके से। लेकिन उनका कहना है कि प्राइवेटाइजेशन से लोगों का फ़ायदा होने वाला है। देखिए, किस तरीके से फ़ायदा होने वाला है। आज कोई भी छात्र 3,000 या 5,000 रुपये में यहाँ ग्रेजुएशन की पढ़ाई आगरा विश्वविद्यालय से कर लेता है गवर्नमेंट कॉलेज में। वही अगर प्राइवेट कॉलेज में बात की जाए तो लगभग 15,000 रुपये उसी कोर्स की फ़ीस है। लेकिन पूरा ही क्षेत्र शिक्षा का अगर प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो BSc या BA या और भी कोर्स जो ग्रेजुएशन के या पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, वो लगभग 1-1 लाख रुपए की फ़ीस। और आम किसान या गरीब का बच्चा या उनके घर वाले इतने पैसे वाले नहीं हैं, क्योंकि हर तरीके से यहाँ पिछले 2 साल में कोरोना की मार या जिस तरीके से किसानों पे उनके DAP या खाद के लिए जो मार दी जा रही है, वो नहीं इतना कर सकते कि 1 लाख रुपए
बच्चे की पढ़ाई के लिए खर्च कर सकें। तो प्राइवेट की मार तो ये लोग नहीं झेले हैं, क्योंकि ये तो देश को बेच रहे हैं। पैसे वाला और पैसे वाला होता जा रहा है, लेकिन मिडिल क्लास और गरीब बिल्कुल ख़त्म होकर चला गया है। अभी आपने एयरपोर्ट्स को मेंशन किया, तो मैं आपको बता दूं कि योगी सरकार में कहा गया है कि 5 नए एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जेवर में बनने वाला है। तो इसके बारे में क्या कहना है? शुरुआत से, जब हमारा जन्म भी नहीं था, तब से हमारे पूर्वज या हमारे से पहले जो राजनीति करने वाले लोग थे और आज भी कर रहे हैं, वो आगरा में एयरपोर्ट की मांग कर रहे हैं। लेकिन जब विपक्ष में थे ये लोग 2014 से पहले या यूपी में 17 से पहले, तब ये लोग बड़ी बड़ी यहाँ डींगें हाँकते थे और कहते थे कि अगर हमारी सरकार आई तो आगरा को इंटरनेशनल एयरपोर्ट देंगे। आज कहाँ चला गया इस आगरा के लिए जो हक था? हाई कोर्ट बेंच यहाँ से कहाँ चली गई? ये लोग जब विपक्ष में थे तब हाई कोर्ट लाने की मांग करते थे। यहाँ के टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो गई, पेठा व्यवसाय बिल्कुल ख़त्म हो गया। जूता व्यवसाय तो देश में सबसे बड़ा आगरा में हुआ करता था, ज़्यादातर यहाँ का जूता सब एक्सपोर्ट हुआ करता था। आज उन लोगों से आप बात करिए, वो बताएंगे इस हकीकत को कि जो लोग वहाँ पर छोटे छोटे मजदूर काम करते थे, आज वो घरों पर बैठे हैं, जिनके पास सुबह अगर खाना बना लिया तो शाम को खाने की व्यवस्था नहीं है। और ये लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट, अगर जो हक आगरा में था भाई, ताजमहल, लोग दिल्ली और जेवर की दूरी कितनी है? बहुत नज़दीक है। जब बड़ा एयरपोर्ट दिल्ली में था तो एयरपोर्ट जेवर बनाने का क्या था भाई? कोई ताजमहल देखने आ रहा है तो वो तो दिल्ली भी उतर सकता है अगर जेवर की जगह। लेकिन अगर आगरा में एयरपोर्ट होता तो वो दिल्ली ना उतरने की बजाय डायरेक्ट आगरा उतरता। यहाँ पर व्यवसाय बढ़ते, यहाँ पर लोगों को अच्छी कुछ नौकरियाँ मिलती। लेकिन जेवर में एयरपोर्ट ले जाने से आगरा का को ये पीछे ढकेलते हुए जा रहे हैं। जेवर में एयरपोर्ट जाने से आगरा का विकास रुक गया है? बिल्कुल रुक गया है। देखिए, विकास इसलिए नहीं कि एक एयरपोर्ट ही है, बाकी अगर एयरपोर्ट इंटरनेशनल यहाँ होता तो यहाँ पर कुछ लोगों को रोज़गार मिलता। यहाँ पर डायरेक्ट फ़्लाइट्स, लोकल फ़्लाइट्स या इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती। अब वो चीज़ें सिर्फ दिल्ली या जेवर तक जाएंगी। पहले जेवर, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, दिल्ली और जेवर की दूरी ज़्यादा दूर नहीं है। तो जो लोग दिल्ली में जेवर में उतर सकते हैं, वो दिल्ली में भी उतर सकते थे। अगर आगरा में करते तो वो डायरेक्ट लोग आते, वो आगरा में आते। यहाँ पर जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता तो कुछ न कुछ लोगों को यहाँ पर रोज़गार में मदद ज़रूर मिलती। आपने अभी कुछ रसोई से रिलेटेड बात बोली थी, तो मुझे याद आया उससे कि इनकी योजनाओं के तहत गरीब भाई बहनों तक राशन, गैस और पैसे भी पहुंचाए जा रहे हैं। तो उस पर क्या कहना है? बिल्कुल है। एक तरफ आप 5 किलो राशन दे दीजिए, इनके हिसाब से 5 किलो राशन, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, गाँव का रहने वाला हूँ, लेकिन 5 किलो गेहूँ आज की इनकी सरकारी रेट से 100 रुपये के हो रहे हैं। लेकिन सिलेंडर इन्होंने 400 से 1000 के करीब पहुंचा दिया, वो 600 रुपये भी तो हम दे रहे हैं। पेट्रोल की अगर बात करें, वो 70 से आगरा में 106 तो मैंने ही डलवाई थी। बाकी अब धीमे धीमे जब उपचुनाव में ये हार गए तो 10 रुपये इन्होंने कम कर दिए, बाकी 30 रुपये उस पर, बाकी डीजल पे। एक तरफ ये 5 किलो गेहूँ का लालच दे के कि हम राशन फ्री में दे रहे हैं, 5 किलो गेहूँ हमें 100 रुपये का मिल रहा है, बाकी सिलेंडर भी तो 400 से 1000 बढ़ा के 600 भी तो। लेकिन योगी सरकार का साफ तौर पे कहना है कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हमें महंगाई बढ़ानी पड़ रही है। लेकिन 2014 या 2017 से पहले जब महंगाई थोड़ा सा भी बढ़ती, पैसों में कुछ पैसे डीजल या पेट्रोल पर पैसे बढ़ते थे, आज ये लगातार बढ़ा रहे हैं, तब अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा था। या आज जब ये लगातार पैसे महंगाई बढ़ाते जा रहे तभी अर्थव्यवस्था में सुधार। ये कह रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई बढ़ रही है। शायद आपको मुझसे ज़्यादा जानकारी होगी, कच्चे तेल की कीमत जब कांग्रेस सरकार थी उस समय कितने डॉलर प्रति बैरल था और आज कितने डॉलर। अगर उसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात की जाए तो आज पेट्रोल 50 रुपये से भी कम मिलना चाहिए। हमारे देश से खरीदने वाले डीजल पेट्रोल पड़ोसी देश श्रीलंका, भूटान और जो छोटे छोटे देश हैं, वो हमारे देश से लगभग आधी रेट में अपने देश में पेट्रोल या डीजल बेच रहे हैं। तो सिर्फ हमारे देश में ये क्यों चीज़ है? देखिए, अभी हमने कल कुछ लोगों से बात की थी तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि किसानों के कहने पे अगर सरसों की महंगाई बढ़ेगी तो सरसों का तेल का रेट भी तो बढ़ेगा। देखिए, बिल्कुल आप एक तरफ सरसों की महंगाई तो देख रहे हैं, अच्छा आप सरसों को भी MSP में क्यों नहीं लाते? आप ले आइए, लेकिन सरसों में लगने वाली लागत को क्यों नहीं देख रहे? किसान को पहले 50 किलो का यूरिया का कट्टा मिलता था, आज उसकी कीमत 1.5 गुना कर दी और 45 किलो का कट्टा कर दिया। 5 किलो कम करने के बाद भी रेट बढ़ा दी। DAP की कीमत इन्होंने कितनी बढ़ा दी? आज पूरे देश में DAP की इतनी किल्लत है कि
लोग आत्महत्या कर रहे हैं और लाइन में लगे हुए मर रहे। बुंदेलखंड में 2 किसानों ने हत्या कर दी, अब तक 2 किसानों ने आत्महत्या की और बाकी 2 किसान लाइन में लगे बेहोश होकर मर गए, सिर्फ इसलिए कि उनको डीएपी मिलनी चाहिए। आज पूरे देश में किसानों की जो दुर्दशा इस सरकार ने की है, एक तरफ ये कहते हैं सरसों की कीमत, बाकी और भी फसल तो हैं। आप गेहूं की कीमत देख लीजिए, आप आलू की कीमत देख लीजिए, आप बाजरा की कीमत देख लीजिए। हमारा सेम सवाल आपसे होगा कि क्या लगता है किसानों के आगे सरकार झुक गया है? किसानों के सामने सरकार नहीं झुकी है तो झुकनी चाहिए, ये सिद्धांत कहता है। वैसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा और लोकतांत्रिक मजबूरी दोनों ही सरकार के सामने हो सकती हैं। इतना विलंब इन्होंने निर्णय क्यों लिया इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सरकारें, सत्ता हो या विपक्ष, वोट इंजीनियरिंग से चलता है और इनकी वोट इंजीनियरिंग डिपेंड करती है इक्वेशन पर, बैलेंस बना के चलते हैं। मेरे हिसाब से कानून रद्द करने की बजाय उनमें संशोधन करके ये स्वामीनाथन आयोग, जो एक सपना है भारत के किसान का कि उसको लाभकारी मूल्य मिले, लागत का 1.5 गुना मूल्य मिले, C2+50% के लिए किसान लगातार लड़ाई लड़ता रहेगा। और रही बिल वापसी की बात, देर आए दुरुस्त आए, उसमें क्या नुकसान है, लेकिन नुकसान तो किसान का हो गया ना। उसी में आप एक डायलॉग और कर देते कि हम किसान आयोग की घोषणा कर रहे हैं, कमेटी बनाएंगे, अब आगे से किसानों को घाटे में नहीं रहने देंगे। जो स्वामीनाथन ने सन 2006 में जो कांग्रेस नहीं कर पाई, जिसके नाम पर ये 2014 में सत्ता में आए, उस रिपोर्ट को लेकर कुछ अनाउंस कर देते तो राष्ट्र के नाम जो संबोधन था वो एक तरफा नहीं होता। वो तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक अपने दबाव का या अपने नेतृत्व को की इज्जत बचाने के लिए ऐसा निर्णय लिया। वोट बैंक बढ़ाने के लिए लिया है क्या ये निर्णय? ये तो कहना गलत होगा, दोनों ही मजबूरी हैं, राजनीतिक और लोकतांत्रिक। क्योंकि लोकतंत्र में कोई आवाज़ उठती है तो उस आवाज़ के पीछे कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार नेतृत्व प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री ने सोचा है तो हम उसका स्वागत करना चाहिए। हम उनके निर्णय को गलत नहीं मान रहे, लेकिन क्योंकि मैं किसान नेता हूं तो किसानों की तरफ से बात करूंगा। मैं मुझे इस विपक्ष से कोई मतलब, ना सत्ता से कोई मतलब, किसको क्या घाटा होगा, किसको क्या फ़ायदा होगा, लेकिन किसानों को जो लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए उस पर कब सरकार राष्ट्र के नाम संबोधन करेगी, इसका मुझे इंतज़ार है। ये राकेश टिकैत जो मांगे रखे हैं, 6-7 मांगे अपनी रख दिए हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि बिजली के ऊपर, बिजली की वो हमें एक मूल्य देनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो 750 किसान मरे हैं उनको मुआवजे या फिर उनके घर के किसी परिवार को नौकरी देनी चाहिए। तो उस पर क्या कहना है, इनकी मांगे कभी ख़त्म होंगी? देखो, मांगों की बात की जाए, यहाँ पर 3 वर्ग हैं, एक सत्ता वर्ग, एक आंदोलनकारी और विपक्ष, और एक तरफ हो जाता है किसान जो खेत में काम कर रहा है। राकेश टिकैत जी ने जो 6 मांगें रखी हैं उनमें क्या गलत हैं क्या सही हैं मैं ये तो नहीं कहूँगा, क्योंकि उनका अपना एक संयुक्त मोर्चा है, आपस में बैठ के उन्होंने निर्णय डिसाइड किए होंगे। लेकिन राकेश टिकैत जी ने मुद्दे सरकार के सामने सही से रखे होते तो ज़रूर समाधान होता। एक बात बताइए, जब MSP को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था तो बिल वापसी, घर वापसी, ये स्लोगन कहाँ तक जायज़ था? आपने सरकार को बिल वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। संशोधन की बात की जा सकती, जैसे भंडारण, कोई स्टॉक लिमिट नहीं थी कृषि उत्पाद की खरीद पर, वहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत थी। बाकी किसानों को स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट की ज़रूरत थी। आप जब बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं करोगे तो सत्ता तो अपने अहंकार में रहेगी, क्योंकि पूर्ण बहुमत के साथ बैठी है। आप अपने इस अहंकार में हो, शायद इतनी बड़ी विरासत बाबा महेंद्र सिंह टिकैत दे गए किसान को, और किसानों ने तो राकेश टिकैत जी का जो भी है, जहाँ तक भी है, साथ भी दिया था, लेकिन किसानों को कुछ मिला नहीं। किसानों को आंदोलन से अभी कुछ हासिल नहीं हुआ है। इनकी जो 6 मांगे बढ़कर आई हैं सामने, उनमें उनकी सबसे बड़ी मांग ये दिख रही है कि आशीष मिश्र जी के जो पिता हैं, जिनकी गाड़ी से लखीमपुर में हत्या की गई थी, या फिर जिनको किसानों को कुचला गया था जिनकी गाड़ी से, उनके जो पिताजी हैं अजय मिश्रा जी, वो नेता है, उनको वहाँ से बर्खास्त किया जाए उनकी पद से। देखो, बर्खास्तगी की मांग हो या कोई भी मांग हो, ये CBI को जाना चाहिए मैटर, और जो दोषी हो उसे सज़ा मिले।
और अगर मान लो कि वो इंक्वायरी अगर 6 महीने में पूरी होती है तो 6 महीने दिल्ली को घेरने की क्या ज़रूरत है। आपकी एक जो मुख्य मांगे हैं वो सरकार ने मान ली है। आप टेबल टॉक करिए। सरकार लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी, जो 9 लोग मर गए, मेरा तो उन परिवारों की तरफ जाता है कि ये राजनीति की भेंट 9 लोग चढ़ गए। मैं ये नहीं कह रहा कि इधर से मर गए कि उधर से मर गए, लेकिन 9 लालों को अगर खोया है तो वो हमारे उत्तर प्रदेश के लिए भी शर्मनाक बात है और पूरे देश के लिए। और इसमें राजनीति होने की बजाय पहले तो हम इससे सहमत नहीं है जो 45 लाख में समझौता कर लिया। 1 करोड़ रुपए कम से कम इतनी बड़ी घटना पे मुआवजा होना चाहिए था, लेकिन कर लिया, चलो अच्छी बात है। अब वो कह रहे हैं कि आग बुझाने के लिए कि इसके लिए, लेकिन बहुत ही लखीमपुर खीरी की जैसी घटनाएं ना हो, इसके लिए दोषियों को सज़ा मिलना अति आवश्यक है। अब उसमें कौन दोषी है तो मेरे को तो उसमें कोई, मैं वहाँ उपस्थित नहीं था। मतलब पूरे कांड के जो भी दोषी हैं सबको सज़ा मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? एक बात बताइए कि गाड़ी से रौंद के इतने लोग मर गए, वजह चाहे कुछ ले या जो भी वजह रही हो, लेकिन दुखद घटना तो है ही ना। अब इसमें हम ये थोड़ी ही कहेंगे कि अपराधियों को सज़ा नहीं मिले। अपराधी चाहे गृह मंत्री का बेटा हो, चाहे गृह राज्य मंत्री खुद क्यों ना हो, सज़ा सबको मिलनी चाहिए और जो निर्दोष हैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। ये है। धन्यवाद। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव जी की एक रैली हुई थी, ठीक है, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो बाबा मुख्यमंत्री हैं उनको लैपटॉप चलाने नहीं आता, इसलिए वो लैपटॉप बांट नहीं रहे युवा को। मैडम, मैं तो बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ। पहले ऐसी इस तरीके की बातें नहीं होती थी एक दूसरे के बारे में। अब तो मेरे को लगता है ये गुंडागर्दी जैसी बात है, लैंग्वेज है। उन्हें लैपटॉप नहीं आता, उन्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता। और दिल से अगर पूछा जाए ना, अखिलेश यादव जी से, अपने भाई भी बच्चों के साथ में बात करते होंगे तो वो भी कहते होंगे कि बाबा की सरकार ही अच्छी है। हालांकि मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, क्योंकि जो क्राइम जो ख़त्म हुआ है ना, पहले कभी नहीं था। मेरी उम्र करीब 49 की समथिंग है। पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि आराम से सो सकते हैं और वो कर सकते हैं, बच्चों से बेफिक्र हैं। और ये अखिलेश यादव की बात, वो तो खुली किताब है, सबको मालूम है कितनी बढ़िया सरकार चली थी उनकी। कहते योगी के राज्य में कोई विकास नहीं हुआ है। उनके घर का नहीं हुआ है बस, सिर्फ, बाकी जगह तो हुआ है। हाँ, सिर्फ अभी मेट्रो आ गई है आगरा में, उसके बारे में क्या कहना है? बढ़िया ही है मैम, आ गया जो विकास तो हो ही रहा है, सब चारों तरफ विकास हो रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है। कौन कह रहा है विकास नहीं हुआ? हर विपक्ष का कहना है। विपक्ष उनके यहाँ नहीं हुआ होगा ना। वैसे तो यूपी बिल्कुल सुख शांति है हुए हैं और आगे आने वाले टाइम में और अच्छे विकास हो जाएंगे, उम्मीद है। पर लेबर क्लास आदमी की बिल्कुल मट्टी ख़राब है। जो 10 रुपये कमाता था आज वो 2 रुपये कमा रहा है और राशन फ्री मिल रहा है। इससे क्या फ़ायदा? 100 की जगह 200 का तेल तो यूज हो रहा है। 20 रुपये किलो की जगह टमाटर 80 रुपये तो खा रहा है। बीमारी होने पे ऐसे हॉस्पिटल में 10 रुपये की दवाई मिल जाती है, 90 की बाजार से लिख देते हैं। अब तो मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए, इतना खुलवा दिए ना। माँ सुबह से जाइए शाम तक 500 रुपये की दवाई लिख देंगे और 50 की दे देंगे, 450 की आप बाजार से यूज करो, दिन में ख़राब करो। और आदमी 5000 की नौकरी करता था, आज वो 2000 में गुजारा कर रहा है, क्या करेगा? तो योगी जी तो कह रहे हैं कि रोजगार बढ़ा दिए। बढ़ा दी तो उसका सब दिखावा बहन जी। स्कूल में बच्चा जा नहीं रहा है, फिर भी फीस लेके ही काट दे रहे हैं 1.5 साल बाद। जो छोटे बच्चे 5वीं 6वीं क्लास तक के हैं, 7वीं तक के, उनकी व्यर्थ में फीस जारी, पढ़ाई तो हो नहीं रही। ये हर बंदे को 15,000 रुपये का एक मोबाइल ले ले, 250 का रिचार्ज। कह रहे दिसंबर में देंगे टैब देंगे, टैब पढ़ने के लिए। दिसंबर में बेटा देंगे, पर आज भूख लगी, दिसंबर में खाना मिलेगा, क्या फ़ायदा? विकास तो हुए, बहुत रोशनी हुई, सफाई। आप किसको वोट दीजिएगा? वोट से कोई मतलब नहीं, एक जनरल बात है। अच्छा, एमजी रोड पे काफ़ी वो है, पर गलियों में जाके देखिए इतने इतने पैर घुस जाएंगे, टाइल्स उखड़े। तो कह रहे हैं कि हम गांव तक सड़क बनवा दिए हैं योगी जी। गाँव तक बनवा दिए, गांव की गलियों में जाके देखो ना, पानी पीने को नहीं। अभी मुझे प्यास लगे तो अगर 5 रुपये होंगे तो पाउच लेकर पानी पी लूँगा, नहीं तो मैं प्यासा चला जाऊँगा। कहीं भी पानी नहीं फ्री मिलता। पहले
फिर भी प्याऊ लगती थी जगह जगह। सपा के सरकार में हैं? सपा के सरकार में सपा के सरकार में लगती थी पियाऊ। हाँ खूब लगी प्याऊ। एमई रोड में बढ़िया संगठन ने प्याऊ लगाई थी, पानी मिलता था ठंडा पीने को, आज कहाँ मिलता है। बादशाह साहब बहन बेटी की तरह हो, मुझे कहने नहीं चाहिए। मेरे पेट में जैसे पैन हो रहा है और लेटरिन का प्रेशर बन रहा है, तो अगर 10 का नोट है तो मैं कहीं भी कर लूँगा। फ्री का कोई सोचना तो नहीं, तो बोल तो रहे कि शौचालय बनवाए हैं हम। बोलने में बहन जी, करने में बहुत कुछ फर्क पड़ता है ना बेटा। धन्यवाद।